नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगबीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम 10वीं क्लास के फिजिक्स का जो कि साइंस से यहाँ पे लिया गया क्वेश्चंस है 40 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क यहाँ करवाएंगे, जिसका 10 क्वेश्चन आपको इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखे जाएंगे और सभी क्वेश्चन क्लियर होने के बाद आपको लगेगा कि सभी प्रश्न यहीं से बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका हो गया वह प्रकाश के परावर्तन से है। प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब होता है किसी समतल सतह से या चिकने सतह से प्रकाश के टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हो गया, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आरेख द्वारा हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एक समतल दर्पण ले रखा है एम एन, जो समतल दर्पण है एम एन, और इसका जो ओ बिंदु है वह आपतन बिंदु है। यहाँ पे आपतित प्रकाश जो है वो किरणें यहाँ पे आ रही है, ओ पर मिल रही है और ओ बिंदु से परावर्तित होकर यहाँ पे परावर्तित जो किरणें है वो निकल जा रही है। तो यहाँ पे अभिलंब अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये आपके हो गए प्रकाश के परावर्तन का यहाँ पे गणना समतल दर्पण में आपको बताया गया। प्रकाश के परावर्तन को एक ही लाइन में हम ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन मतलब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये तीनों रेखाएं एक ही समतल में आपको मिला है, वो बिंदु पे है। दूसरा जो आपका नियम है वह है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका एक नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एक गोला लिया गया है, गोला लिया गया है और इसका एक जो साइड है यहाँ पे हम लोग ऐसे रचित करके अवतल दर्पण बनाया है, और इसके अंदर भाग से जो रचित किया तो यहाँ पे इसको कह दिए उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो अंदर की ओर है धंसा होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा होता है। तो यहाँ गोलीय दर्पण का डिफिनेशन यहाँ से हम ले लेंगे। गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के या दर्पण के चौड़ाई या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, कुछ भी कह सकते हैं। वृत्ताकार सीमा रेखा के कहे या दर्पण के चौड़ाई कहे या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कहे के लंबाई को गोलीय दर्पण का द्वारक करते हैं। ये जो बाहरी बाहरी भाग है जो बना हुआ है यही दर्पण का द्वारक है, बाउंड्री जो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे यहाँ पे दिखा दिया गया कि एम एन जो दर्पण में लिखा गया है यही दर्पण का आपका द्वारक होगा। एम एन जो यहाँ पे आकृति में एम से एन तक दिया गया है ये आपका इस सब दर्पण का द्वारक है। जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है वो सभी को हम दर्पण का द्वारक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर। तो उत्तल एवं अवतल दर्पण में मुख्य अंतर यहाँ पे देखेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता की त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। सॉरी, मिसिंग का उत्तल का हो जाएगा आपका धनात्मक और अवतल का हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक। तो नेक्स्ट आपका हो जाएंगे इसका परावर्तक सतह जो होता है उत्तल दर्पण का आपका उभरा होगा और अवतल का परावर्तक सतह कैसा होता है तो धंसा होता है। इसमें केवल आभासी सीधा और उल्टा, आभासी सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक, सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा या बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये अवतल दर्पण में आपके मुख्य अंतर है, इसे आप लिख सकते हैं और फुल नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग एवं अवतल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग में यहाँ पे हम समझेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट में करेंगे और गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे हजामती में, दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में, टॉर्च में या हेडलाइट में, सौर भट्टियों में भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
5 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बाई टू होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। ये भी आपका 2 नंबर के प्रश्न है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या ये तो इस पे न्यूमेरिकल दे देते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में रहेगा, या डिफिनीशन के साथ में आपको प्रूव करने के लिए कहेगा। तो यहाँ से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और इसकी वक्रता की त्रिज्या में संबंध या सिद्ध करना है कि ए बराबर आर बाई टू। तो यहाँ पे आपको पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात ए बराबर आर बाई टू। यहाँ पे अवतल दर्पण में इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हम लोग यहाँ अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण लिए हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, और अवतल दर्पण में ये भी जो किरणें हैं वहां पे आपतित प्रकाश है, जो फोकस एफ से गुजरती है, फोकस एफ से होकर गुजरती है। और यहाँ पे वक्ता केंद्र की दिशा में एक रेखा लिए है, जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इस हिसाब से ये भी, ये जो है प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो समानांतर है तो एकांतर कोण से इसको इस कोण का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भाषा में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एक अवतल दर्पण बी बी डैश है, जिसका ध्रुव पी है और मुख्य अक्ष बीसी के समानांतर है। ये भी एक आपतित किरणें हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है। ये भी मुख्य अक्ष बीसी के समानांतर और निकट है। बीसी के बी पर सतह पर अभिलंब है। परावर्तन के नियम से हम क्या कहेंगे, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, चूंकि वक्ता की त्रिज्या जो होता है वो दर्पण पे लंब होता है। तो यहाँ से आपका योग होगा कोण एबीसी बराबर कोण बी, एबीसी बराबर कोण सीबीएफ, कोण एबीसी बराबर कोण सीबीएफ हो गया, सीबीएफ हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कोण है, यहाँ पे जो कोण बनता है समानांतर होने के कारण, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण से इसका मान बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका बन जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। दोनों को ए बी सी एबीसी और सीबीएफ का यहाँ परावर्तन के नियम से मान आया, जबकि एकांतर कोण से एबीसी बराबर बीसीएफ हुआ, तो इसलिए हो जाएगा ए सीबी ए बराबर बीसीएफ। अब यहाँ पे देखा गया बीसीएफ एक समद्विबाहु के त्रिभुज होगा, चूंकि ये दोनों कोण बराबर है तो उसके दोनों संगत भुजा बीसी बराबर एफसी हो जाएंगे। तो ये आपका समद्विबाहु के त्रिभुज आपका बन जाएगा बीसीएफ। ये भुजा इसमें आपका जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे, ये भुजा इसके बराबर हो जाएंगे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, समद्विबाहु के त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको दे दिया गया कि यदि यदि मान लिया जाए कि यदि बी पी के बहुत निकट हो और बी एफ बराबर पी एफ हो, तो लगभग पी सी बराबर एफ सी बराबर पी सी बाई टू लिख सकते हैं, जहां ए बराबर आर बाई टू एक बार आकृति में हम लोग यहाँ पे फोकस करके देख लेंगे। यहाँ से क्या होगा, ई अगर बी बिंदु जो हो गया, बी बिंदु बहुत दूर ना हो, निकट हो, तो यहाँ से कहा जाए कि यहाँ सी ए बराबर पी एफ है, तो यहाँ पे बी ए बराबर पी एफ हो जाएंगे। तो सी एफ बराबर पी एफ हो जाएंगे, तो हम पी सी बराबर क्या लिखेंगे, तो पी सी बराबर लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका पीसी का मान आर होगा, और यहाँ पे एफ का मान टू एफ हो जाएगा। तो एफ बराबर आपका बन जाएगा आर बाई टू, एफ बराबर क्या हो जाएंगे आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध हो जाएगा। तो इससे आपका सिद्ध होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसे आप रोक करके आप नोट भी कर सकते हैं, फिर हम इसको धीरे धीरे इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण के आवर्धन मतलब होता है उसके वस्तु के आकार के ऊपर। तो चलिए इसको देखते हैं कि गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या है। तो ध्यान से समझे, गोलीय दर्पण प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे हम गोलीय दर्पण में कहेंगे तो लिख देंगे गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है, यदि यदि वस्तु की ऊंचाई एच और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश हो, तो तब गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होगा। तब गोलीय दर्पण का आवर्धन हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, मतलब एम बराबर एच डैश बटे एच। यदि कहा जाए यदि वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो उस स्थिति में गोलीय दर्पण का आवर्धन हम इस आरेख से निकालेंगे क्या है के। तो यहाँ से देखो, ए बी हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यह सॉरी ए बी वस्तु की ऊंचाई, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इसके समरूपता का नियम लगा करके हम देखेंगे कि और यहाँ पे वस्तु रखा गया है, तो बी पी हो गया वस्तु की दूरी और बी डैश पी हो गया प्रतिबिंब की दूरी।
तो दोनों ही कि त्रिभुज ए बी पी ए डैश बी डैश को समरूप करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगा माइनस एच डैश बटे एच, और यहाँ से दोनों ही माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस भी माइनस यू बराबर तो हो जाएंगे यहाँ पे आपका एम बराबर माइनस भी बटे यू। तो गोलीय दर्पण का आवर्धन यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, तो आपका ऋणात्मक प्राप्त हुआ माइनस भी बटे यू, जो कि यहाँ पे आपको पॉइंटेड लिख दिया गया। तो यदि गोलीय दर्पण का मान अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है आवर्धन का मान, तो ऋणात्मक का मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा है, तो उल्टा है, उल्टा है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग कहेंगे। और यदि धनात्मक होगा तो हम आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए आरेख यहाँ से आपको क्लियर आपको दिखाया जाएगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन मतलब क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश के इस दिशा परिवर्तन के घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। जैसे परावर्तन में क्या था कि प्रकाश टकरा के उधर ही लौट जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं, उसके दिशा में थोड़ी सी बदलाव हो जाएगी, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और इसके भी दो नियम होते हैं, परावर्तन एवं अपवर्तन के दोनों के ही दो नियम होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसमें परावर्तित होता था तो परावर्तित कहते थे, इसमें अपवर्तित होता था, बाकी सब वही होगा। तो यहाँ से आपका दूसरा जो आपका नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि किसी दो माध्यमों और प्रकाश के विशेष वर्णों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक विशेष नियतांक होता है, जिसे हम लोग साइन आई बटे साइन आर कहेंगे। इसे साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक माना जाएगा। और इसे ही अपवर्तन का जो द्वितीय नियम कहा जाता है, इसे हम लोग एसनेल का नियम भी कहेंगे, क्योंकि इसके बारे में एसनेल बताया था। तो साइन आई बटे साइन आर को एसनेल नियतांक भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप फिगर से आप समझ सकते हैं इसको कि अपवर्तन मतलब क्या होगा। तो प्रकाश को सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन यह एक माध्यम है और नीचे वाला भी एक माध्यम है। तो जैसे इसे वायु मान लिया गया, नीचे को ग्लास मान लिया गया। तो वायु और ग्लास दोनों में कहा जाए कि वायु आपका हो जाएगा विरल माध्यम और ग्लास सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब उसके दिशा में बदलाव होता है। और जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये आपके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। नेक्स्ट आपका हो गया प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख। तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण या डिफिनेशन पर हम लोग देखेंगे। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तित हो जाती है, जिसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस यहाँ पे हम लोग फिगर में इसको कंप्लीट समझ लेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है। तो ये आपका आपतित किरण हो गया, और ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। और ऐसे जो किरणें गुजरी हुआ निर्गत किरण हो गई। आपतित किरण को एक सीधी रेखा में हम लोग आगे की ओर बढ़ा के समझ सकते हैं। प्रिज्म का कोण आपका 60 डिग्री होता है, इसे आप ध्यान में रखते हैं। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री होता है। ये समबाहु सब समबाहु के त्रिभुज से बना होता है। और यहाँ से जो ये विचलन हुआ आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बना, इसी को हम लोग विचलन कोण कहेंगे। तो ये आपको प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाया गया। इसे आप परीक्षा में बना के फुल नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो आपको बताया गया था कि हीरे का अपवर्तनांक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय यह है कि अप, यह है कि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसीलिए इसका प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होता है। प्रकाशिक घनत्व इसका सबसे अधिक होता है। अर्थात अर्थात मान लिया जाए कि एन अपवर्तनांक है तथा भी हीरे के प्रकाश का वेग है। अतः एन का मान तब होगा जब अधिक तब होगा जब जब भी का मान उसमें कम हो। अतः हीरे में प्रकाश की गति काफी काफी कम होती है, जिससे हीरा के चमकता रहता है। मतलब इसका यह हुआ कि हीरे के में प्रकाश की वेग जो होगी वह कम होगी, जिससे हीरा के चमकता हुआ प्रतीत होगा। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए उसमें भी का मान जो होता है प्रकाश का वेग घट जाता है। तो ये आपका हीरे का अपवर्तनांक से क्वेश्चन हो गया। 9 क्वेश्चन हमने किया। 10वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा पार्श्विक विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या हो जाएगा, पार्श्विक विस्थापन।
पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन तो ये आपका एक आयताकार है, यहाँ पे कांच का स्लैब लिया गया है, ग्लास, और यहाँ से आपतित किरणें हैं जो यहाँ पे सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन से विरल माध्यम में जाने के बाद अभिलंब से दूर हटती है, और ये आपतित किरणों को आगे की ओर बढ़ाया गया है। तो यहाँ से यहाँ पे आपको डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा जब उस सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये घटना यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रही है आकृति में, यहाँ पे दूर हट जाती है। तो आप उसके बाद आपको लगेगा कि दोनों किरणें अपना अपना दिशा बदल देती है, तो इसके बीच में एक दूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखा गया कि आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आकृति में PQ जो है वह पार्श्विक विस्थापन को सूचित कर रहा है। यहाँ पे जो दिखा गया कि ये जो आपतित किरणें जो गुजर रही थी, तो यहाँ से ऐसे गुजर रही आगे की ओर, यहाँ से जो निर्गत किरणें गुजराती ये ऐसे गुजराते हैं कि किरणों को या ऐसे CQ के दिशा में गुजरना चाहिए था, या ZP के दिशा में गुजर रहा है। तो ये जो दूरियां बनी P और Q के बीच के जो लांबिक दूरी हुआ, यह किरणें इतनी विस्थापित हो गई, इसी दूरी को हम लोग कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। तो ये आपके 10 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के एक सीरीज में हम लोग करा दिए। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन हम लोग 4 सीरीज में 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो आपको अलग अलग पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेगा, सभी वीडियो को आप देखें और उसे याद कर ले। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अन्य दोस्तों को भी इसको बहुत फायदा मिले, वह एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। जिसको अपने से क्वेश्चंस बनाने में सहूलियत नहीं होती है, वह बुक से या किसी अन्य गेस वगैरह से पढ़ते हैं तो उसका आंसर जो सटीक नहीं होता है, तो यहाँ से नोट्स से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।